नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज आप सबके पुलिस एग्जाम के एग्जाम डेट भी आ चुके हैं और आप सबके सिटी घोषित हो चुके हैं। अब आप सबने अपने एग्जाम डेट देख लिया होगा। अब आपके सबके पास लगभग 4 से 5 दिन है। देखो, ऑफलाइन क्लासेस में और ऑनलाइन बैचेस में आप सबने जीके जीएस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, लेकिन लास्ट टाइम में आपको डर लग रहा होगा क्योंकि एग्जाम में सिलेक्ट होने के लिए ना कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपने मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस की हो। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री का संपूर्ण रिवीजन करेंगे। हम मॉडर्न हिस्ट्री का तो रिवीजन करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ यूपी जीके का आधुनिक भारत में क्या योगदान है उसको भी इंटीग्रेटिव तरीके से अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। तो आप बहुत रिलैक्स होकर बैठ जाइए, सिर्फ आपको चीजों को रिवीजन करना है। यहाँ पे जो चीजें मैं लिखूंगी बस आपको समझने पर फोकस करना है। नोट्स आप सबके पास होंगे। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे होंगे, जिन बच्चों ने मुझसे ऑफलाइन क्लासेस में नहीं पढ़ा है, आप सबको भी परेशान नहीं होना, आप सबको भी फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करके दिखाने का, इसे खोना नहीं है। आपने अपने माँ बाप को, अपने कितने लोगों को सपने दिखाए थे कि इस बार वर्दी पहनूंगा, इस बार सेलेक्ट होना है, तो बस उसके लिए अब ये आखिरी घड़ी है, इसमें अच्छे से मेहनत कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो देखो, आधुनिक भारत की कहानी क्या होती है, अगर मेरे शब्दों में समझिए तो आधुनिक भारत क्या है कि भाई पहले हम स्वतंत्र, स्वतंत्रता से परतंत्रता से पुनः स्वतंत्रता की जो कहानी है वही कहानी आपके आधुनिक भारत की कहानी है। आपको पता है कि 1707 में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद क्या होता है, जितने भी मुगल वंश के शासक आते हैं, कोई भी शासक क्या होता है, बहुत योग्य शासक नहीं होता। और जब योग्य शासक नहीं होता, उसी टाइम पे 1600 के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हो जाता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई क्यों थी, व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ और कंपनियां भी आई थी, पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, ब्रिटिश आए थे, डेनिश आए थे, फ्रांसीसी आए थे। ये सब आए तो थे भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से, लेकिन जब इन्होंने भारत की स्थिति देखी कि यहाँ के राजा तो आपस में ही लड़ झगड़ रहे, तो इनके मन में इच्छा हुई, तो ऐसा हम करते हैं कि भारत में क्या कर सकते हैं, साम्राज्य का विस्तार कर सकते हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ, भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। एक तरफ भारतीय राजा थे, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक तरफ अन्य सभी कंपनियां थी। त्रिपक्षीय संघर्ष होते रहते। इस त्रिपक्षीय संघर्ष में अंततः विजय किसको मिल जाती है, अंग्रेजों को। अब अंग्रेज देखो व्यापार करने के लिए आए थे, तो उस टाइम पे आपका बंगाल का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र था, और बंगाल के क्षेत्र से क्या हो रहा था, वहां के बंदरगाह से व्यापार करना बहुत सुगम हो रहा था। तो सबसे पहले अंग्रेजों के मन में बंगाल में अधिपत्य स्थापित करने की इच्छा हुई। हम बंगाल से लेकर स्टार्ट करेंगे और भारत के स्वतंत्रता के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। परेशान नहीं होना, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, बस अच्छे से चीजों को समझते चली जाइएगा। देखो, बंगाल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले 1757 में एक युद्ध लड़ते हैं। 1757 में जो युद्ध लड़ते हैं इसे हम कहते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया की कंपनी की तरफ से नेतृत्व किसने किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व किया था आपके रॉबर्ट क्लाइव ने। ये वही रॉबर्ट क्लाइव है जो बाद में बंगाल का पहला गवर्नर बनेगा। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। देखो, 1757 के प्लासी के युद्ध से 1757 के प्लासी के युद्ध से क्या होता है, अंग्रेजों को भले ही बंगाल में अधिकार नहीं मिलता, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि भाई भारतीय राजाओं को जीत कैसे, भारतीय राजा आपस में ही लड़ते थे। तो अब इसके बाद क्या होता है, 1764 का बक्सर का युद्ध होता है। 1764 का बक्सर का जो युद्ध होता है ना, एक छद्म युद्ध था, क्योंकि राय दुर्लभ, जगत सेठ हो गया, घसीटी बेगम हो गई, ये भले ही युद्ध में शामिल थी बंगाल के नवाब की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं तो मिल चुकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। तो 1764 का बक्सर का युद्ध होता है। 1764 में कौन सा युद्ध होता है, 1764 में आपका बक्सर का युद्ध होता है। अब क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई बक्सर के युद्ध का कंपनी की तरफ से नेतृत्व किसने किया था। देखो, बक्सर के युद्ध का नेतृत्व कौन करता है, हेक्टर मुनरो करते हैं। अब 1764 के बक्सर के युद्ध से क्या हो जाता है,
बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय पराजित हो जाते हैं। तो 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद एक संधि होती है। कौन सी संधि होती है? 1765 की इलाहाबाद की संधि। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई 1765 की इलाहाबाद की संधि किसने की? तो 1765 के इलाहाबाद की संधि करने के लिए उसी को बुलाते हैं जिसने 1757 का प्लासी का युद्ध लड़ा था। किसको बुलाते हैं? रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है। देखो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करेंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज की क्लास से आप कम से कम 10 से 12 नंबर को सिक्योर कर लेंगे। तो बस आप अच्छे से क्लास को देखते जाइए, मेहनत करिए। एक बात याद रखना, कर ले सैर दुनिया की और गालिब, फिर जिंदगानी कहाँ रह गई जिंदगानी, अगर तो फिर नौजवानी कहाँ। अभी टाइम में 4 से 5 दिन है जो अच्छे से मेहनत कर लो। एग्जाम के बाद आपके पास टाइम भी होगा, तब भी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं होगा ना। तो अभी आपको लगेगा कि तब इस क्लास को देख लेता तो चीजें क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इस क्लास से देखने को मिलेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसके साथ साथ यूपी जीके के भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे। तो 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था आपके हेक्टर मुंडो ने। इसके बाद बक्सर युद्ध के बाद एक संधि होती है 1765 की इलाहाबाद की संधि करता कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। इलाहाबाद की संधि 2 सीक्वेंस में होती है, एक बार अवध के नवाब के साथ करते हैं, एक बार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ करते हैं। 1765 की इलाहाबाद की संधि का सबसे बड़ा परिणाम क्या होता है? बंगाल, उस टाइम के बंगाल में आपको बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र शामिल था और ये अधिकार किसको मिल जाता है? बंगाल और बिहार में दीवानी का अधिकार मिल जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब भाई दीवानी के अधिकार का मतलब क्या होता है? दीवानी के अधिकार का मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी अब बंगाल में राजस्व वसूलेगी और प्रशासनिक व्यवस्था कौन संभालेगा? बंगाल का नवाब। तो 2 लोगों का शासन होकर क्यों नहीं हो गया? तो 1765 की इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल में कौन सी व्यवस्था प्रारंभ होती है? द्वैध शासन व्यवस्था। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन संभालता है नेतृत्व? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व संभालते हैं रॉबर्ट क्लाइव। इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर कहते हैं। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर कहते हैं। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बनता कैसे? 1765 की इलाहाबाद की संधि के द्वारा। क्लियर हो क्या? अब इसी टाइम पे क्या होता है? 1765 में बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बनता है। 1765 में द्वैध शासन व्यवस्था को प्रारंभ किया था। अब ऐसे समय सीमा चलती रहती है। अब 1773 का आपका रेगुलेटिंग का एक्ट आता है। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या होता है? अब 1773 तक क्या हो जाता है कि हम कहते हैं कि भाई बंगाल में नवाब को जगह ही क्यों देना, बंगाल में पूरी तरीके से हम खुद अपना लें। अब जब बंगाल में पूरी तरीके से ला लेंगे, अभी तक क्या हो रहा था? बंगाल का नवाब अलग था, ठीक है। अब बंगाल का नवाब अलग था, अब इसके बाद इसने क्या कर दिया कि बंगाल का नवाब अभी तक अलग था और बंगाल में क्या हो रहा था? जो व्यवस्था गवर्नर अलग था, तो सर क्या बोल रहे थे? बंगाल का गवर्नर। अब 1773 के एक्ट से हमने क्या कर दिया? बंगाल के नवाब को ही समाप्त कर दिया। अब बंगाल में पूरी व्यवस्था कौन संभालेगा? बंगाल का गवर्नर। तो अब इसे हम क्या बोलेंगे? बंगाल का गवर्नर जनरल। तो भाई बंगाल का गवर्नर जनरल बनता कौन है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है आपका वारेन हेस्टिंग्स। अब देखो अभी तक क्या हो रहा था? 2 स्तर में शासन व्यवस्था चल रही थी। एक तरफ आपका बंगाल का नवाब था तो दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ आपका बंगाल का गवर्नर था। लेकिन अब क्या हो गया कि अब हमने कहा कि देखो बंगाल का गवर्नर भी यही होगा और बंगाल का नवाब भी यही होगा। तो अब हम क्या करेंगे? द्वैध शासन व्यवस्था का अंत करेंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भाई बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत किस एक्ट से होता है? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत होता है। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। तो फिर बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को प्रारंभ किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर कौन सी संधि के द्वारा बना था? 1765 की इलाहाबाद की संधि के द्वारा। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? स्पीड ज्यादा तो नहीं? अगर है तो कमेंट सेक्शन द्वारा बता सकते हैं। हम सारी चीजों को बहुत ही डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे।
आप परेशान नहीं होना। तो अभी तक हमने दो चीजें समझी। सबसे पहले बंगाल का पहला गवर्नर कौन बनता है? रॉबर्ट क्लाइव बनता है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग कैसे बनते हैं? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा एक काम और होता है, कलकत्ता में हम क्या करते थे? फेडरल न्यायालय की स्थापना करते हैं। कलकत्ता में जो फेडरल न्यायालय की स्थापना करते हैं, इसके पहले जज कौन बनते हैं? इसके पहले जज बनते हैं सर एलिजा इम्पे। ये क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछते हैं कि सर एलिजा इम्पे कौन से जज बनते हैं? तो ये आपके पहले जज बनते हैं। और कलकत्ता फेडरल न्यायालय की स्थापना कैसे होती है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसी सीक्वेंस में चलता रहेगा। अब आपका एक्ट आएगा 1833 का एक्ट। अब 1833 तक होते होते क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो इन्होंने बंगाल को अपने अधिपत्य में लिया था और एक प्रेसिडेंसी बनाई थी, बंगाल प्रेसिडेंसी। अब इसी टाइम पे क्या हो जाता है? पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन, उनका विवाह हो जाता है चार्ल्स चौथी से। तो पुर्तगाल का क्षेत्र क्या था? बम्बई और जो का क्षेत्र था वो पुर्तगालियों के अधीन था। अब जब पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह होता है चार्ल्स चौथे, जो कि ब्रिटेन के राजकुमार थे, तो ये जो बम्बई का क्षेत्र था ना, ये इन्होंने क्या कर दिया? ब्रिटेन के राजकुमार को दहेज में दे दिया। समझो उस टाइम पे हमारे भारत की स्थिति। बम्बई क्षेत्र किसका है? भारत का। और अधीन किसके? पुर्तगाली। तो पुर्तगाली दहेज में किसको दे रहे हैं? ब्रिटिश सरकार को। इस तरीके से हमारी भारत की स्थिति हो गई थी। भारत जो हमारा सोने का चिड़िया था, भारत जिसमें सम्राट अशोक और सम्राट अकबर जैसे शासकों ने शासन किया था, ऐसी हालत में आ गया था कि भारत के क्षेत्र को पुर्तगाली दहेज में किसी और को दे रहे। अब जब चार्ल्स चौथे ने कहा कि भैया दहेज में तो मैं बम्बई का क्षेत्र मिल गया है, अब हम बम्बई के क्षेत्र को करेंगे, क्या करेंगे? तो इन्होंने इस बम्बई के क्षेत्र को क्या कर दिया? किराए में दे दिया। किराए में दिया किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक और क्षेत्र मिल गया कि नहीं मिल गया? कौन सा क्षेत्र मिल गया? मुंबई का क्षेत्र। इसी सीक्वेंस में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास का क्षेत्र भी जीत लिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की अब भारत में क्या हो गई? 3 प्रेसिडेंसी बन गई। एक तो बंगाल प्रेसिडेंसी बन गई, एक आपकी बम्बई प्रेसिडेंसी बन गई, एक आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी। अब ये क्षेत्र क्या थे? बहुत बड़े क्षेत्र थे। बंगाल स्वयं में बहुत बड़ा क्षेत्र था। आपका बिहार का क्षेत्र था, आपके उड़ीसा का क्षेत्र था, असम का भी कुछ भाग का क्षेत्र था। ये सारे क्षेत्र इसके अंतर्गत, बंगाल के अंदर। तब इन्होंने कहा जब हमारी 3 प्रेसिडेंसी है, ये 3 प्रेसिडेंसी लगभग 75% भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये भी तीनों हमारे अधीन है, तो हम अपने आप को सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल क्यों कहें? भाई अब तो हम भारत के गवर्नर जनरल बन गए। तो 1833 का एक्ट आता है जिसके माध्यम से जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको हम क्या बना देते हैं? भारत का गवर्नर जनरल। भाई भारत का गवर्नर जनरल बनता कौन है? चीजों के आंसर आप कमेंट सेक्शन में देते रहिएगा लगातार। जब चीजों का आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे ना, तो चीजें आपको जल्दी याद हो जाएंगी। तो भाई भारत का गवर्नर जनरल बनता कौन है? बिल्कुल सही, भारत का गवर्नर जनरल बनता है आपका विलियम बेंटिक। तो हम फटाक से तीनों चीजों को रिवीजन कर लेते हैं क्या? बंगाल का पहला गवर्नर कौन बनता है? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? वारेन हेस्टिंग। कौन से एक्ट से बनता है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है। कौन से एक्ट से बनता है? तो 1833 के एक्ट से। आपको ये सब पता है ना? ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आप कोई भी